हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोकुलम। सो आज हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस का लेक्चर 1 पार्ट 1। सो नहीं, लेक्चर 1 ही है, पार्ट 1 बोलो या लेक्चर 1 बोलो। सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं, हम फैट लेते हैं, उसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं उसके अंदर उसको ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम फॉलो करते हैं। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं। हमने कोई खाना खाया, सपोज आपने कुछ खाया, एग्जाम्पल ले लो, आपने कोई आलू का पराठा खाया, उसके अंदर से हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स गए, कुछ फैट्स गए, उसको क्या हमने करना है, अब तोड़ना है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स हो गया उसको ग्लूकोज में तोड़ना है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ना है, और फैट्स को जो है वो फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में तोड़ना है। तो अब हमने उससे तोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, डैट इज़ अ ऑक्सीजन। उसको तोड़ने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम उसको ऑक्सीजन देंगे, वो टूट के ग्लूकोज हो जाएगा। तो वो वाली ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती है सांस को अंदर लेना बाहर लेना। रेस्पिरेशन होती है जो हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। सेल्स absorb दिस सिंपल फॉर्म्स, यूटिलाइज देम टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल इन्हीं सिंपल फॉर्म्स को, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, इसी सिंपल फॉर्म को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सेल्स में एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज आ जाए 6C6H12O6, उसके साथ हमने क्या यूज़ किया? ऑक्सीजन यूज़ किया, प्लस ऑक्सीजन तो हमारे पास रिएक्शन क्या आई, CO2 आई, H2O आया और ATP जो आया वो एनर्जी है, तो ATP को हमने एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लिया। फिर हमारे पास जो CO2 बचा, ग्लूकोज को तोड़ के CO2 बचा, उसको क्या हमने कर दिया, इन्हें एक्सेल कर दिया। उसके बाद जो वाटर है, वाटर तो हमारी बॉडी में चाहिए ही होता है। सो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब सिंपल इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सलेशन को हमने ब्रीथिंग बोल दिया। जो हमने इनहेल की एयर को और एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, उनको हमने बोल दिया डायरेक्टली ब्रीदिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ पढ़ लेते हैं। वेट, मैं पेन निकाल लूँ। As you read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids. हमने बोला कि हमारे पास जो होते हैं, जैसे हमने कोई आलू का पराठा खाया, हमने खाया सोर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स खाया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने फर्दर तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन गया। इसको ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन करेगी, आपको फॉर्मूला पता होगा C6H12O6। तो इसको ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 प्लस में आता है, तो हमारे पास CO2 प्लस H2O और ATP बनेगा। इसको बैलेंस कर लेना, ये हमारे पास बनेगा। ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, तो हम इससे ही एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालेंगे और वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए ही होता है। ये लिखा है पहली लाइन में। टू डिराइव एनर्जी, इसमें एनर्जी बनी, ATP बना। टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की इस एनर्जी से। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो फिर उसको कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। तभी O2 जो है कंटिन्यूसली जो सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, और CO2 क्या है, डायरेक्टली कंटिन्यूसली रिलीज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यही चीज़ को, O2 को और CO2 को एक्सचेंज करने को ही हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कहते हैं, और इसको हम यूजुअली रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन द चेस्ट, आप अपने चेस्ट पे हैंड रख के देखो, यू कैन फील द चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन। यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। हमारी जो चेस्ट पे आप हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा आपकी चेस्ट अप जा रही है, डाउन जा रही है। ये किसके कारण हो रही है? ब्रीदिंग के कारण हो रही है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म, जो कॉमन हमारे जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सारे काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आगे हमारे पास लंग्स आके, डायफ्राम्स आके, ये कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं, तब जाके हम सांस जो है वो ले पाते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल को हम ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेल क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हुआ, आपने इनहेल किया,
या फिर एक्सेल किया। सबसे पहले इनहेल किया आपने, इनहेल करने के बाद क्या हुआ, आपकी एल्वोलाई के अंदर एयर आई, एल्वोलाई के अंदर जो आपकी एयर आई उसने क्या किया, ब्लड वेसल्स के साथ उसको ऑक्सीजन को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने सबसे पहले क्या किया, इनहेल किया, इनहेल किया, पहला प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हुआ, दिस इज़ योर एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर सपोज आपकी अभी लंग्स के थ्रू से ऑक्सीजन आई, जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन आई। दिस इज़ योर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, जो टिश्यूज़ ने फेंकी है कार्बन डाइऑक्साइड वो रन कर रही है। अब इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा और यहाँ पर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर आ जाएगी ऑक्सीजन, और ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल हो जाएगी, यहाँ का प्रोसेस हुआ। अब इसमें जो ऑक्सीजन आई है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी, ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, मतलब ये जो है आपकी पूरी ब्लड वेसल जाएगी पूरी बॉडी में और ये जो है टिश्यूज़ तक पहुंचा देगी। अब ये क्या करेगी, फिर से टिश्यू से क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी और टिश्यूज़ के बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। हम एक्सचेंज होने के बाद में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज होने के बाद ये वापस कहाँ चली जाएगी, जैसे ये मूव कर रहा है सिस्टम वैसे ही एल्वोलाई में चल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमारा जो होगा मेन प्रोसेस होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हर एक जैसे कि स्मॉलर एनिमल्स होते हैं या हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हो। जैसे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या होता है, गिल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आपने अगर एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा हो तो जो हमारी फाइलम्स होती है जैसे पॉरीफेरा होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसके हिसाब से जो फाइलम पॉरीफेरा होती है वो सिंपल डिफ्यूजन करती है अक्रॉस बॉडी वॉल, बॉडी वॉल जो हमारी होती है उसके थ्रू ही सिंपल डिफ्यूजन करती है। अब हमारे पास कुछ होती हैं, आपको मुझे पता नहीं है आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है। तो हमारे पास कुछ किंगडम्स होती हैं एनिमल में, एनिमल किंगडम के कुछ डिवीजन होती है, कुछ फाइलम्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास होती है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को हम बोलते हैं पॉरीफेरा। स्पॉन्जेस के बाद आती है हमारे पास सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हामीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये हमारे पास किंगडम्स होती है। स्पॉन्जेस से लेकर जो हमारी होती है एस्केलमिन्थस तक, यहाँ तक एस्केलमिन्थस तक, ये क्या करती है, सिंपल डिफ्यूजन करती है थ्रू बॉडी वॉल, ये सिंपल डिफ्यूजन करती हैं बॉडी वॉल के थ्रू। जिसमें से जो स्पॉन्जेस होता है ये होता है हमारे पास सेलुलर लेवल पर, सीलेंट्रेट और टीनोफोर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। प्लैटीहेलमिन्थस जो है ऑर्गन लेवल ऑफ शो करता है और एस्केलमिन्थस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। एनालिडम में हमारे पास आते हैं अर्थवॉर्म्स आ गए, वो क्या करते हैं, अर्थवॉर्म इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू शो करते हैं। आर्थ्रोपोडा में आपको पता है कि इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, तो जो आर्थ्रोपोडा होता है वो उसमें गिल्स से भी कर सकते हैं रेस्पिरेशंस, बुक गिल्स भी होते हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। कॉकरोच वगैरह के सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ सिस्टम्स होते हैं प्रेजेंट। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं। हेमिकॉर्डेटा के पास भी गिल्स होते हैं। काइनोडर्मेटा के पास ट्यूब फीट होते हैं। कॉर्डेटा के पास, जैसे कॉर्डेटा में हम भी आ गए हैं तो उसमें कॉर्डेटा में भी सब फाइलम्स होते हैं। इफ़ यू हैव लर्न द एनिमल किंगडम चैप्टर तो आपको ये वाले जो है पैराग्राफ समझने में एक्स्ट्रा आसानी होगी, ठीक है। सब फाइलम हो गया, जैसे फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एव्स हो गया, मैमल्स हो गया। अब इसमें फ़िश क्या है, फ़िश पानी में रहती है तो गिल से रेस्पायर करेगी। एम्फीबियंस जो है वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, तो वो उसमें गिल्स भी होंगी, उसमें बकल कैविटी भी होगी उसके, ठीक है। इसमें से वो रिस्पायरेशन करेगा। उसके बाद हमारे पास रिप्टाइल्स आ गए, एव्स हो गए और मैमल्स आ गए। रिप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनके पास तीनों के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कर लिया हमने। फिर अगर हम हैबिटेट के बेसिस पे करें तो हैबिटेट में आपको पता है अगर वाटर में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगी, जैसे फिश में या फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हो गए, मोलस्क हो गया, एम्फीबिया हो गए, ये ज़्यादातर तो मोस्टली गिल्स के थ्रू रिस्पायर करेंगे या फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंड पे रहने वाले परमानेंटली रेस्पिरेशन करेंगे, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। आई होप सो ये आपको समझ आ गया। मैं ये पैराग्राफ आपको रीड करके बता देती हूँ। Mechanism of breathing vary depends on a different group of animals depending mainly on their habitats या फिर level of organization उनका कैसा है।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे स्पोरिफेरम में क्या होगी, सिंपल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिलेंड्रेटेड निनोफोर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लांट हेलमिंथस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद एस्केलमिंथस से लेकर पूरे आपके क्या होते हैं, एस्केलमिंथस से लेकर बाकी जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। जैसे इसमें आ गया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है। जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हो गई, जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रिका और प्लेटफॉर्म्स जो हो गए, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटायर बॉडी सर्फेस से सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने मॉइस्ट क्यूटिकल्स। इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, जैसे ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स जो गिल बोलते हैं उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यूज बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क, वेयर एज द वेस्कुलराइज्ड बैग्स जैसे हमारे अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लंग्स, जिसको हम लंग्स के थ्रू अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। Are used by terrestrial forms for exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibians जैसे frogs आ कहे वो moist skins जैसे cutaneous respiration भी कर सकते हैं। अपने moist skin के थ्रू अगर कोई respiration करता है उसको cutaneous respiration बोलते हैं। अगर कोई gills के थ्रू respire करता है उसको branchial respiration बोलते हैं। lungs के थ्रू respire करने वाले को pulmonary respiration बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। आपके पास सबसे पहले आप जब देखते हैं सांस आपके अंदर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के क्या होते हैं, 1 पेयर होते हैं जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आता है नेज़ल चैम्बर और कैविटी, जिसके बाद अंदर आप देखोगे अंदर नेज़ल चैम्बर और कैविटी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इसके पास फाइन हेयर होती है और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर एयर के साथ अंदर जाने की कोशिश करे तो वो उसको ट्रैप कर ले। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर उसके बाद आता है नेज़ल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेज़ल चैम्बर, अब आते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेज़ल चैम्बर और इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ये 1 पेयर होता है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स 1 पेयर होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आता है फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जहाँ से फूड भी जाता है अंदर और एयर भी उसी के थ्रू अंदर जाती है। अब फैरिंग्स के भी 3 पार्ट्स आगे होते हैं, नेज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लेरिंजियोफैरिंग्स। ठीक है, अब आप दोबारा से बात भी सुन लो। सबसे पहले होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर हमारे पास होता है नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर के अंदर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद जाती है फेरिंग्स में हवा। फेरिंग्स एक ऐसा पाथवे है जहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है, कॉमन पैसेज है इन दोनों के लिए। उसके बाद जाते हैं फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, जिसके कारण हमारी वॉइस बाहर आती है, तो इसके बाद उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। इट हैज़ वोकल कॉर्ड एंड द साउंड प्रोडक्शन। इसके पास एक वोकल कॉर्ड है जो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। आप अपने आप पे हाथ रख के देखोगे तो आपको कुछ फील होगा कि आपकी ये वाइब्रेट करती है। हमारे अंदर जो एयर जाती है ना वो वाइब्रेट करती है, जिसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट मीन्स मेड ऑफ 9 कार्टिलेज। जो हमारा लैरिंग्स है वो 9 कार्टिलेज से ही फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें से एक जो कार्टिलेज होता है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जब हमारा फैरिंग्स के थ्रू खाना अंदर जाता है ना, तो लैरिंग्स को जो है ना, जो लैरिंग्स के ऊपर की ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। जो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है, तो जाके फूड पार्टिकल है ना वो ग्लॉटिस के थ्रू होते हुए लैरिंग्स के अंदर ना चला जाए। ठीक है, सॉरी, ग्लॉटिस के होते हुए ट्रैकिया के अंदर ना चले जाए, बिकॉज ट्रैकिया के अंदर क्या, उसके बाद विंड पाइप, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और इसके पास इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के अंदर। ये क्या करती हैं, जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है इसको कोलैप्स होने से बचाती है, कि कोलैप्स ना कर जाए, विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए, उससे बचाती हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिया की बात जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वेलाई। ऐसा पाथवे जाता है। इफ़ यू वांट मैं आपको एक बार पाथवे बनाकर भी समझा देती हूँ। सबसे पहले आपके अंदर जो हवा होती है आपकी, वो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए अंदर जाती है। सो दिस इज़ आवर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद हवा अच्छी नहीं है, डायग्राम नहीं बनाते, नॉर्मल लिख के समझा देते। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर हवा जाती है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद जाती है नेज़ल चैम्बर के अंदर। नेज़ल चैम्बर के बाद जाती है हवा इंटरनल नॉस्ट्रल्स के अंदर। इसके बाद जाती है फारिंक्स, इसके बाद जाती है लैरिंक्स। आफ्टर दैट इसके बाद जाती है ट्रेकिया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शियरी ब्रोंकियल, ब्रोंकाई, यहाँ पे ब्रोंकाई आएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर दैट एल्वेलाई। देखा कितना लंबा पैसेज है हमारी हवा के जाने का। ये देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स 1 पेयर होती हैं, ठीक है, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। नेज़ल चैम्बर के अंदर हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स हमारे 1 पेयर होते हैं। फेरिंक्स जो होता है इसको बोला जाता है कॉमन पैसेज, जिसमें से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। इसमें भी 3 टाइप ऑफ फेरिंग्स होते हैं, ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स एंड लैरिंजियोफेरिंक्स। फिर उसके बाद लैरिंक्स आ जाता है, फेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स, लैरिंक्स आ जाता है। इस 9 कार्टिलेज से बन के बना लाइन कार्टिलेज से बना होता है ये, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। 9 कार्टिलेजेस में एक कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोला जाता है ग्लॉटिस। जो ऊपर की ओपनिंग होती है, ओपनिंग सी, उसको बोला जाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को जब खाना आता है तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि ट्रेकिया के अंदर खाना ना जाए। ट्रेकिया कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ये आगे जाके ऐसे करके डिवाइड कर जाता है, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाएगा, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाएगा, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाएगा। और इसके अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो क्या करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। उसके बाद ट्रेकिया के बाद जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन इज एल्वेलाई। और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करके लंग बना रहे हो, ये ऐसे लंग बन जाएगा अंदर जाके, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो पढ़ लेते हैं। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. नेज़ल चैम्बर देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, अपर लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद नेज़ल चैम्बर आता है, ठीक है। नेज़ल पैसेज के होते हुए नेज़ल चैम्बर आता है। नेज़ल चैम्बर फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, जो कि क्या है, कॉमन है, पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स जो है लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर ओपन करता है। अगर
पॉसिबल है तो आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना 3D मॉडल, तो आपको पता चलेगा। लैरिंग्स एक अलग चीज़ है, ट्रैकिया मतलब लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर ओपन कैसे होता है, एपिग्लॉटिस कैसे कवर करता है, आपको 3D एक बार व्यू में आ जाएगा। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए उसको साउंड बॉक्स भी हमने बोल दिया। जब हम कुछ खाना स्वॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस को एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर कर दिया जाता है, जिसको एपिग्लॉटिस बोला जाता है, जिसके कारण फूड की एंट्री नहीं होती है लैरिंग्स में। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी तक, जो कि डिवाइड करती है लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रे तक इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। मिड थोरैसिक मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले स्ट्रेट ट्यूब होती है एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, और लेवल जो है डिवाइड्स कहाँ तक करती है, 5th थोरैसिक कैविटी तक ये डिवाइड करती है इनटू राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई तक। ईच ब्रोंकाई अंडरगो repeated divisions to form secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles ending up with the thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles supported by incomplete cartilaginous rings से supported होते हैं। Each terminal bronchi जो होता है give rise to the number of very thin and irregular walled vascular bag like structure। जो ईच टर्मिनल ब्रोंकाई होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके एंड में, ठीक है, उसको हमने बोलते हैं एल्वेलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई पूरा एक लंग बनाते हैं। वी हैव 2 lungs विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। 2 lungs हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कवर किससे होते हैं, डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर होते हैं, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। Between them, it reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, जबकि inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ठीक है, the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles एक conducting part बनाते हैं, यही मुझे आपको करवाना था। हमारे पास 2 टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं हमारे, जो 2 में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है हमारे पास एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन उसको बोला जाता है। जो कंडक्टिंग जोन होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है उसको हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं, मतलब कंडक्ट करता है ये एयर एटमॉस्फेयर से लेके रेस्पिरेटरी जोन तक एयर कंडक्ट करने का काम होता है कंडक्टिंग जोन का। तभी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये क्या होता है हमारे पास, हमारा पूरा ये कंडक्टिंग जोन कहलाता है। ह्यूमिडिफाई द एयर, ये ह्यूमिड मतलब जैसे हमारी एयर अंदर जाती है वो ड्राई होती है, इसको ह्यूमिडिफाई करता है। ये ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो एयर होती है बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, तो आपकी जो एयर होती है उसको आपकी बॉडी टेम्परेचर के थ्रू बॉडी टेम्परेचर में लेकर आता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके म्यूकस के अंदर या सीलिया के अंदर, जो कि पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में सीलिया प्रेजेंट होती है, उसमें ट्रैप करके डस्ट पार्टिकल्स को अंदर रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलाई तक का जो रीजन होता है इसको रेस्पिरेटरी जोन बोला जाता है, जिसमें एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। नोट करने वाली बात यह है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई हमारा पूरा एक लंग बनाते हैं, ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हमने लंग्स पर पढ़ा, लंग्स एक पेयर है, एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट है। एयर टाइट है मतलब समझ आएगा आपको, नीचे से डायफ्राम है, ऊपर से आपका पूरा सिस्टम है, उसमें एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट है, जिसको थोरैसिक चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। वेंट्रली मतलब आगे के एरिया से, वेंट्रल एरिया से ये स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होते हैं। डॉर्सली पीछे के एरिया से वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरली ये रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं, और बिलो नीचे के में डायफ्राम से प्रोटेक्टेड होते हैं, तभी इसको एयर टाइट चैम्बर बोला। मतलब आप देखो तो जो पीछे का एरिया होता है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम से कवर होता है। ऐसे डायग्राम बना लेते हैं हम कुछ, अगर आपको समझना हो, ये आप समझ लीजिए पीछे का एरिया जैसे वर्टिब्रल कॉलम से कवर होता है, ये वाला जो एरिया होता है आगे के स्टर्नम से कवर होता है, और इसके बीच में ऐसे ऐसे करके कुछ रिब्स प्रेजेंट होती है, रिब्स से प्रोटेक्टेड होता है, और नीचे का एरिया जो होता है लंग्स का वो प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ
डायाफ्राम, दिस इज द डायाफ्राम से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए हो कि इसको हमने एयर टाइट चैम्बर क्यों किया। उसके बाद हमने बोल दिया कि आउटर कवरिंग जो होती है उसको हमने प्लूरा बोल दिया। प्लूरा के बीच में एक तो होता है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। हमने प्लूरा के बीच में कुछ बड़ा होता है जैसे प्लूरल फ्लूइड जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। उसके बाद विजरल प्लूरा होता है जो कि लंग्स के अंदर को प्रेजेंट होता है, लंग्स की साइड को प्रेजेंट होता है। एक जो लंग है हमारा लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा टिल्टेड, हार्ट जो है वो लेफ़्ट की साइड टिल्टेड होता है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देती हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। The inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with external nostril से लेकर हमारी terminal bronchioles तक conducting part बनाती है, ठीक है। Whereas the alveoli और उनके जो ducts होते हैं ये respiratory और exchange part बनाते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई करते हैं और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंज पार्ट जो है एक्चुअल साइट होती है डिफ्यूजन की, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर में एक्सचेंज होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। एक एयर टाइट चैम्बर होता है जो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली साइड स्टर्नम, लेटरली साइड रिब्स एंड लोअर साइड पे डॉम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ द लंग इन द thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung। मतलब आपकी thoracic cavity के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो आपकी लंग्स पे रिफ्लेक्ट होगा वो चेंज, पल्मोनरी कैविटी पे वो रिफ्लेक्ट होगा चेंज। सच एन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। यही अरेंजमेंट जो एयर टाइट चैम्बर का है, रिफ्लेक्शन का है, यही जो है ब्रीथिंग में हमारा एक नेसेसरी चेंज है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ये उसके थ्रू ही होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है इसलिए। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर इज रिलीज्ड आउट। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है सेकेंड प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 है एल्वेलर मेम्ब्रेन के साथ एक्सचेंज करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, गैसेज होता है इनटू ब्लड। एल्वेलाई में आई, ऑक्सीजन आया, एक्सचेंज हुआ पूरा। उसके बाद ब्लड वेसल्स के साथ जो एल्वेलाई का है वो डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है वो सारी कैपिलरीज जो हैं वो कहाँ पे जाती हैं, पूरे टिश्यूज़ तक ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड नहीं ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन और CO2 ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। फिर ऑक्सीजन जो है सेल जो है वो अपनी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और रिजल्ट के थ्रू ये रिलीज़ करते हैं CO2 को। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ड्रिल्ड इन द चैप्टर 12। सेलुलर रेस्पिरेशन देखनी है तो आपको चैप्टर 12 पढ़ना पड़ेगा। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। सो आपका मैंने आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कवर करवा दिया है। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया और पसंद आई वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय गाइज।